मैंने खास अपमानित महसूस नहीं किया। इससे पहले तक मैं अपने आसपास की हर चीज को अचरज की दृष्टि से देखता था, रेत के एक कण से लेकर ब्रह्मांड तक को। लेकिन सवालों के जटिल जंजाल में हमेशा एक निश्चितता थी, और वह थी मैं को लेकर। लेकिन मेरे शिक्षक के क्रोधपूर्ण कथन ने मेरे लिए कई और सवाल खड़े कर दिए। मैं कौन था? इंसान, देवता, शैतान, क्या था? जवाब के लिए मैंने खुद को घूरने की कोशिश की, लेकिन जवाब नहीं मिला। तो मैं अपनी आंखें बंद करके इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करने लगा। मिनट से घंटे हो जाते और मैं अपनी आंखें बंद किए बैठा रहता। जब मेरी आंखें खुली होती तब हर चीज मुझे हैरान करती थी। चींटी, पत्ती, बादल, फूल, अंधकार, हर चीज। लेकिन मेरे लिए हैरत की बात यह थी कि जब मैं अपनी आंखें बंद करता तब कुछ चीजें मेरा ध्यान पहले से ज्यादा खींचती थीं। जैसे किस तरह शरीर धड़कता है, किस तरह अलग अलग अंग काम करते हैं, आंतरिक ऊर्जा किन रास्तों से गुजरती है, शारीरिक संरचना किस तरह लय में रहती है, और यह तथ्य की हदें सिर्फ बाहरी दुनिया तक सीमित हैं। इस चिंतन ने मेरे सामने मानव तंत्र की पूरी प्रक्रिया खोलकर रख दी। मैं यह या वह हूं जैसे आसान जवाब तक पहुंचाने के बजाय इस चिंतन ने यह एहसास कराया कि अगर मैं चाहूं तो मैं सब कुछ हो सकता हूं। हालांकि यह किसी नतीजे पर पहुंचना भी नहीं था। मैं को लेकर मेरी निश्चितता भी तब जाकर खत्म हुई जब इंसान होना क्या होता है कि गहन समझ पैदा हुई। स्वयं को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में जानने की मेरी समझ को इसने पिघला दिया। मैं एक अस्पष्ट प्राणी बन गया। अजीब अजीब तरह के अपने सभी तरीकों के बावजूद एक चीज जो मैं अनुशासित ढंग से करता रहा वह था मेरा योगाभ्यास। 12 साल की उम्र में गर्मी की छुट्टी में मेरे योगाभ्यास की शुरुआत हुई। हर साल दादाजी के पुश्तैनी घर पर हम सभी चचेरे भाई बहन इकट्ठे होते थे। मकान के पीछे के हिस्से में 150 फुट गहरा एक पुराना कुआं था। जब बहनें लुका छुपी खेलती थीं, तब हम लड़के आमतौर पर कुएं में कूदने और उससे बाहर आने का खेल खेलते थे। कुएं में कूदना और ऊपर चढ़कर बाहर निकलना दोनों ही चुनौती भरे होते थे। अगर इसे सही तरीके से नहीं किया जाए तो सिर दीवार से टकराकर चकनाचूर हो सकता था। यही नहीं, चढ़ते समय सीढ़ियां नहीं होती थीं। चट्टान की खुरदरी सतह पर हाथ और पांव जमा जमा कर चढ़ना पड़ता था। कई बार तो अधिक दबाव के चलते नाखून लहूलुहान हो जाते थे। बस कुछ ही लड़के यह करतब दिखा पाते थे। मैं उनमें से एक था और मैं इसमें माहिर था। एक दिन 70 साल के एक बुजुर्ग वहां पर आए। उन्होंने कुछ देर तक हमें यह करतब करते हुए देखा, फिर बगैर कुछ कहे कुएं में कूद पड़े। हमें लगा कि वे डूब गए होंगे, लेकिन वे मेरे मुकाबले अधिक तेजी से चढ़कर बाहर आ गए। मैंने अपने आह को किनारे रखकर उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा, आपने ये कैसे किया? उन्होंने कहा, चलो योग सीखो। मैंने एक पिल्ले की तरह उनका अनुसरण किया और इस तरह मैं मल्लाडिहल्ली स्वामी, वे बुजुर्ग इसी नाम से जाने जाते थे, का शिष्य बना और योग सीखने लगा। पहले हर सुबह मुझे जगाना पूरे घर के लिए एक मुश्किल काम होता था। परिवार के लोग मुझे बिस्तर पर बैठाने की कोशिश करते और मैं फिर से लुढ़क कर सो जाता। मेरी माँ दांत साफ करने के लिए मेरे हाथ में ब्रश थमाती तो मैं उसे मुंह में रखकर सो जाता था। वे निराश होकर मुझे गुसलखाने में धकेलती और मैं वहां भी सो जाता। लेकिन योग शुरू करने के 3 महीने बाद से मेरा शरीर हर सुबह 3:30 बजे अपने आप जागने लगा, वो भी बिना किसी बाहरी कोशिश के। आज भी यही होता है। जागने के बाद मैं तुरंत योगाभ्यास में लग जाता। मैं किस जगह और किस हालत में हूं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसमें एक दिन भी नागा नहीं हुआ। यह आसान सा योग अंग मर्दन था। यह शारीरिक योग की एक प्रणाली है जो मांसपेशियों और हाथ पैरों को मजबूत बनाती है। यह शारीरिक और मानसिक तौर पर मुझे बाकी लोगों से अलग करता था। बस इतना ही, या मैं ऐसा मानता था। समय के साथ औपचारिक शिक्षा से मेरा भरोसा उठ गया। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि मैं उसमें दोष ढूंढ रहा था। मुझ में इतना उत्साह और इतनी जीवंतता थी कि मैं हर चीज में खुद को शामिल रखना चाहता था। लेकिन स्पष्टता उस उम्र में भी मेरी सबसे बड़ी विशेषता थी। जो मुझे पढ़ाया जा रहा था उसमें असंगतियां या खामियां मैं जानबूझकर नहीं ढूंढ रहा था, बल्कि वे अपने आप दिख जाती थीं।
मैंने अपने जीवन में कभी कोई चीज खोजने या पाने की कोशिश नहीं की है। मैं बस देखता हूं और यही चीज अब मैं लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप वाकई अध्यात्म को जानना चाहते हैं तो किसी चीज को पाने की कोशिश मत कीजिए। लोगों को लगता है कि अध्यात्म ईश्वर या सत्य या परम तत्व को खोजना या पाना है। समस्या यह है कि आपने खुद ही यह तय कर लिया है कि आप क्या खोजना चाहते हैं। आप जिस चीज को ढूंढ रहे हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि देखने की क्षमता महत्वपूर्ण है। दुनिया में आज बगैर किसी उद्देश्य के देखने की क्षमता खो गई है। हर कोई मनोवैज्ञानिक प्राणी बन गया है। वह हर चीज का मतलब निकालना चाहता है। खोजना किसी चीज की तलाश नहीं है। यह आपके बोध, आपके देखने की क्षमता को बढ़ाना है। हाई स्कूल के बाद मैसूर विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में मैंने अपनी पढ़ाई खुद करने का बीड़ा उठाया। मैं वहां सबसे पहले सुबह 9 बजे पहुंच जाता था और रात 8:30 बजे सबसे आखिर में बाहर निकाला जाता। सुबह के नाश्ते और रात के खाने के बीच किताबें ही मेरा सहारा होती थीं। हालांकि मैं हमेशा से भुक्खड़ था, लेकिन पूरे 1 साल मैंने दिन का भोजन नहीं किया। मैंने काफी किताबें पढ़ी, होमर से लेकर पॉपुलर मैकेनिक्स तक, काफका से लेकर कालिदास तक, दांते से लेकर डेनिस डेमेनस तक, सबको पढ़ा। उस 1 साल में मैंने काफी जानकारी हासिल की, लेकिन अब सवाल पहले से और ज्यादा हो गए थे। मेरी मां के आंसुओं ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं मैसूर विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य पढ़ें, लेकिन मैंने अपने साथ हर वक्त अनंत सवाल ढूंढना जारी रखा। पुस्तकालय और मेरे अध्यापक दोनों के पास इनके जवाब नहीं थे। एक बार फिर मेरा ज्यादातर समय कक्षा से बाहर बीतने लगा। मैंने देखा कि कक्षा में सिर्फ नोट्स लिखवाने का काम होता था और स्टेनोग्राफर बनने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैंने एक बार एक अध्यापिका से कहा कि वे नोट्स दे दें ताकि मैं उसकी फोटोकॉपी करा सकूं। इससे उनकी लिखाने की समस्या और कक्षा में हाजिर रहने की मेरी मजबूरी खत्म हो जाएगी। अंततः सभी शिक्षकों के साथ मैंने एक समझौता कर लिया। वे कक्षा में मेरी गैर हाजिरी से ज्यादा खुश थे। वे हर रोज मेरी हाजिरी लगाने लगे। महीने की आखिरी तारीख को हाजिरी गिनी जाती थी। उस दिन मैं कक्षा में यह सुनिश्चित करने के लिए आता था कि वे अपने वादे पर कायम हैं या नहीं। हम कुछ लोगों का यह समूह विश्वविद्यालय परिसर के मैदान में बरगद के विशाल पेड़ के नीचे जमा होने लगा। किसी ने इसका नाम बैनियन ट्री क्लब रखा और यह नाम हमारी पहचान बन गया। क्लब का आदर्श वाक्य था, हम बस मजे के लिए यह करते हैं। हम उस पेड़ के नीचे अपनी अपनी मोटरसाइकिलों पर इकट्ठे होते और कई मुद्दों पर घंटों बतियाते। जावा मोटरसाइकिल को पहले से अधिक तेज कैसे चलाएं से लेकर इस दुनिया को एक बेहतर जगह कैसे बनाएं तक। हाँ, हम अपनी मोटरसाइकिल से कभी नहीं उतरते थे। ऐसा करना तो उसका अनादर था। विश्वविद्यालय की पढ़ाई पूरी होने तक मैं सारा देश घूम चुका था। शुरू में मैंने अपनी मोटरसाइकिल से दक्षिण भारत की यात्रा की, बाद में मैं अपनी मोटरसाइकिल से पूरा देश घूमा। इसके बाद देश की सीमाओं से बाहर का रुख करना स्वाभाविक ही था। लेकिन जब मैं भारत नेपाल सीमा पर पहुंचा तो मुझे बताया गया कि मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस इसके लिए काफी नहीं है। मुझे और भी कागजात चाहिए थे। इसके बाद यह मेरा लक्ष्य बन गया कि मैं किसी तरह इतने पैसे कमा सकूं कि अपनी मोटरसाइकिल पर दुनिया की सैर कर पाऊं। यह सिर्फ घूमने की लालसा नहीं थी। सच तो यह है कि मैं बेचैन था। मैं कुछ जानना चाहता था। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे क्या जाना है। मुझे यह भी नहीं मालूम था कि इसके लिए मुझे कहां जाना चाहिए। लेकिन मैं अपने अंतर्मन में जानता था कि मुझे और ज्यादा चाहिए।